चलिए हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन का रिवीजन कर चुके हैं चैप्टर का रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका हम रिवीजन करते हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर है तो मे बी हमारा 2 या 3 पार्ट में इसका रिवीजन कंप्लीट हो, क्योंकि हम डिटेल में रिवीजन करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर हमारे को जो भी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम या लॉस जो भी हैं वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। सेक्शन 28 है चार्जिंग सेक्शन, जो हमें बताता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टैक्सेबल होगा। तो ये कहता है कि प्रीवियस ईयर की जो भी बिजनेस की इनकम है, अगर बिजनेस चलाते हैं या प्रोफेशन है तो प्रोफेशन की, वो आपकी आ जाएगी। पूरे साल इनकम, पूरे साल बिजनेस चलाना जरूरी नहीं है। आप एक दिन भी बिजनेस चला रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं तो उसकी इनकम यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। इट इज हाउएवर नॉट नेसेसरली द बिजनेस कैरी आउट थ्रू आउट द ईयर, बट कुछ समय के लिए तो चलाया हो बिजनेस, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है। मतलब बिजनेस बंद हो चुका है या बिजनेस चला नहीं है तो भी कुछ इनकम टैक्सेबल हो रही है प्रीवियस ईयर में। ऐसे बिजनेस की वो क्या क्या केस हो सकते हैं? रिकवरी अगेंस्ट एनी लॉस और एक्सपेंडिचर अलाउड अर्लियर। मान लिया आपका जब बिजनेस चलता था उस समय कोई खर्चा अलाउ कर दिया। खर्चा अलाउ करने का सेंस आपका प्रॉफिट कम कर दिया, तो एक तरीके से आपका टैक्स कम हो गया। वो लॉस आपका मान लिया। फॉर एग्जाम्पल बेड डेट्स हो गए, तो बेड डेट्स आपका लॉस मान लिया। अब वो बिजनेस बाद में बंद हो गया। बंद होने के बाद वो बेड डेट्स रिकवर हो गए, तो बेड डेट्स रिकवर वो टैक्सेबल हो जाएंगे इवन तो आपका बिजनेस बंद हो चुका। बैलेंसिंग चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जिन भाई रिवीजन हम कर रहे हैं तो आप पहले एक बार पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के केस में बैलेंसिंग चार्ज का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, और वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट बिजनेस बंद होने के बाद भी हो सकता है, तो वो हम बाद में भी टैक्सेबल कर सकते हैं। सेल ऑफ कैपिटल एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35 में लिखा हुआ है कि अगर हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी एसेट यूज करते हैं तो उसमें फर्स्ट ईयर में 100% एक्सपेंस अलाउड हो जाता है कैपिटल नेचर, तो उसकी बुक वैल्यू एक तरीके से जीरो हो जाती है। और जब भी हम उसे बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट होता है। बिजनेस बंद होने के बाद बेचेंगे तो भी प्रॉफिट होगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा। वो बेड डेट्स की बात मैंने बता दी थी एक एग्जाम्पल में। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम स्पेशल रिजर्व, कई बार क्या है, कुछ सिचुएशन में ये बोला गया है कि आप है ना रिजर्व में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करें और आपको इनकम टैक्स में पीजीबीपी में वो अमाउंट डिडक्शन मिल जाएगा, ऐसे आप खर्चा लिख लो। लेकिन कंडीशन है उस रिजर्व को 8 ईयर तक मेंटेन करना है सब, या उसका यूज रिजर्व का स्पेशल पर्पस के लिए करना है। अगर आप किसी और पर्पस के लिए उस अमाउंट का यूज करेंगे, रिजर्व का यूज करेंगे, तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। तो अगर आपने किसी और पर्पस के लिए किया तो टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे बिजनेस बंद हो चुका है तो भी। रिसीट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस अंडर अंडर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अगर आप एक्रूअल बेसिस पे करते हैं तो आपका ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाती है इनकम। लेकिन अगर कैश बेसिस पे किया आपने तो कैश बेसिस सेक्शन 145 है जो ये कहता है कि आप कैश या ड्यू बेसिस जैसा चाहो वैसा अकाउंटिंग कर लो पीजीबीपी के लिए और अदर सोर्सेज के लिए। तो आपने कैश बेसिस किया, अब कुछ इनकम है इस साल मिली नहीं और बिजनेस बंद कर दिया, तो अगले साल मिलेगी तो टैक्सेबल हो जाएगा इवन दो आप बिजनेस बंद कर चुके हैं, क्योंकि आप कैश बेसिस पर अकाउंटिंग। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल बिजनेस। अगर आप ये नहीं कह सकते लीगल बिजनेस है तो टैक्स क्यों लगाओगे, चाहे बिजनेस लीगल हो चाहे बिजनेस इलीगल हो, टैक्स तो उस पर लगेगा ही लगेगा। सेक्शन 145 में बता चुका हूं कि पीजीबीपी अदर सोर्सेज के लिए आप जो चाहे ड्यू या कैश बेसिस जैसा चाहे वैसा अकाउंटिंग कर सकते। नाउ आप पीजीबीपी की इनकम निकालेंगे कैसे? तो इसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड कैसा काम करता है? जैसे अगर ये इनडायरेक्ट मेथड है, क्या ये इनडायरेक्ट मेथड, और मुझे यहाँ पर रेड बॉल चाहिए एक साथ, रेड बॉल चाहिए एक साथ, तो इनडायरेक्ट मेथड में मैं कहूंगा मुझे जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रेड बॉल। मैं रेड बॉल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इनडायरेक्ट है ना, डायरेक्ट तो है नहीं, इनडायरेक्ट है। तो अगर ये इनडायरेक्ट मेथड है
तो मुझे क्या चाहिए, रेड बॉल्स। मैं क्या करूंगा, रेड बॉल को हाथ नहीं लगाऊंगा, ब्लू बॉल को हाथ लगाऊंगा, ब्लू बॉल को उठाकर यहां से हटा दूंगा। जब मैं ब्लू बॉल को यहां से हटा दूंगा तो मेरे पास कौन सी बॉल दिखाई देंगी मुझे बची हुई, रेड बॉल। मैंने रेड बॉल को हाथ भी नहीं लगाया, तो ये है इनडायरेक्ट मेथड। अब अगर मान लिया मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं, डायरेक्ट मेथड की बात करूं तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, मैं रेड बॉल को उठाकर एक जगह डाल दूंगा, तो ये सारी की सारी रेड बॉल जो मेरी अंदर थी वो बाहर आ जाएंगी। ये कौन सा मेथड होगा, डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में जो मुझे चाहिए मैं उसी को हाथ लगा। कैशुअल स्टेटमेंट में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड ऐसे ही होता है। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन कुछ सिचुएशन में हमें डायरेक्ट मेथड भी यूज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। तो इनडायरेक्ट मेथड कैसे काम करता है उसे समझ लेते हैं। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है एज पर अकाउंटिंग, उसमें हमने एक्सपेंसेस, इनकम सब लिखा हुआ है और प्रॉफिट निकाल रखा है, लेकिन ये किसके हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से। तो इनकम टैक्स में हो सकता है कोई ऐसे एक्सपेंस जो यहाँ लिखे हैं लेकिन इनकम टैक्स मना करे, हो सकता है कोई एक्सपेंस लिखे ही नहीं इनकम टैक्स का है, लिखो। ऐसा हो सकता है कोई इनकम लिखी हुई है इनकम टैक्स का, यहाँ इनकम नहीं लिखनी है। हो सकता है यहाँ नहीं लिखी है इनकम, इनकम टैक्स का जी लिखनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुम जो प्रॉफिट दिया हुआ है एज पर अकाउंटिंग वही लिख लेंगे। अब जो एक्सपेंसेस हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, अलाउड और डिसअलाउड। ऐसी इनकम भी अलाउड और डिसअलाउड दो टाइप की होती है। एक्सपेंसेस अलाउड का मतलब है कि ये अलाउड है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, आप इन खर्चों को P&L में लिख सकते हैं और आपने लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो खर्चे डिसअलाउड है, आपको इसे नहीं लिखना था यहाँ पर, आपने उसे फिर भी लिख दिया, तो उसे हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, ऑलरेडी आप इसे माइनस कर चुके हो, एक्सपेंसेस लॉसेस को ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, लेकिन इसे माइनस करने को मना कर रखा है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना। तो ऐड क्या करेंगे, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू P&L। खर्चे अलाउड नहीं है, डिसअलाउड है, लेकिन आपने P&L में लिख दिए। जैसे पर्सनल एक्सपेंस, आपके पर्सनल एक्सपेंस P&L में, बिजनेस के P&L में थोड़ी ना आने चाहिए, लिख दिए। तो क्या करोगे, प्रॉफिट कम कर दिया था आपने, अब वापस से ऐड बैक करो। ये भी हो सकता है कोई एक्सपेंस अलाउड है बट आपने नहीं लिखा, अब लिख लो, उससे प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। कोई ऐसी इनकम हो सकती है जो आपने लिखी है लेकिन वो नहीं लिखनी थी, लेकिन लिख दिया आपने, तो उसे हटाओ, लेस करना पड़ेगा। और ऐसी कोई इनकम हो सकती है जो लिखनी थी लेकिन नहीं लिखी, उन्हें ऐड करो। तो ये काम आपको करना है, ये बात समझ में आती है। अब हमें चार चीजों के बारे में डिस्कस करना है इस पूरे चैप्टर। एक्सपेंसेस कौन से अलाउड हैं, कौन से डिसअलाउड है, और फिर इनकम कौन सी अलाउड है, कौन सी डिसअलाउड। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अलाउड एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है, तो सेक्शन 30 से 37 तक है जो एक्सपेंसेस अलाउड है, जो हमें बताए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले बिल्डिंग से रिलेटेड है रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। तो बिल्डिंग जो आप बिजनेस के लिए यूज करते हैं उससे रिलेटेड जो भी रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस हैं वो सब अलाउड हो जाएंगे आप। फिर सेक्शन 31 में है मशीनरी प्लांट और फर्नीचर से रिलेटेड सभी रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। डेप्रीशिएशन जो लगता है हमें मालूम है कि वो स्पेशल टाइप से डेप्रीशिएशन लगता है जिसे हम ब्लॉक सिस्टम कहते हैं, सेक्शन 32 में। इसमें हम WDV मेथड से डेप्रीशिएशन लगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, पावर जनरेटिंग कंपनी के लिए ऑप्शन होता है वो WDV या स्ट्रेट लाइन से ले ले, अदरवाइज सबके लिए WDV मेथड ही लगता है।
डेप्रिसिएशन को दो टाइप की एसेट में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में बिल्डिंग का अलग ब्लॉक रहेगा, मतलब बिल्डिंग जितनी भी हैं उनको अलग रखेंगे, उसमें भी जो सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उन्हें एक जगह अलग रखेंगे। जैसे 10% नॉर्मल रेट है बिल्डिंग का, 10% डेप्रिसिएशन का, तो सब नॉर्मल बिल्डिंग 10% वाले ब्लॉक में आ जाएंगी। अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो वो 5% वाले ब्लॉक में आ जाएंगी। अगर कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो 40% वाले ब्लॉक में आ जाएगा। फिर एक अलग ब्लॉक बनेगा फर्नीचर के लिए विच इज 10%। इसके अंदर भी बहुत सारे और होते हैं, लेकिन जो मेन है मैं वही बता रहा हूँ आपको। प्लांट एंड मशीनरी का एक अलग ब्लॉक बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी बेसिकली जो भी टेंजिबल असेट है और वो बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर नहीं है, तो वो प्लांट एंड मशीनरी में आएगी। जैसे बुक्स, अब बुक्स प्लांट एंड मशीनरी तो होती नहीं है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में आएगी, क्योंकि मेन तीन ही हेड है टेंजिबल असेट में, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड रिमेनिंग। तो रिमेनिंग सब कहाँ जाएंगे? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का बाय डिफॉल्ट एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 15%। जो मैंने मेन ही दिए हैं ये सब आपको याद रखने हैं। प्लांट एंड मशीनरी का 15% होता है, बुक्स का 40%, कंप्यूटर का 40% इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, व्हीकल मोटर कार का 15% होता है, लेकिन अगर हम टैक्सी चल की तरह यूज कर रहे हैं, कमर्शियल यूज कर रहे हैं, तो उसका डबल रेट है 30%। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे 40 है, शिप्स स्पीड बोट्स पर 20%। इंटेंजिबल असेट पर 25% है, बट गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बाकी सब पर 25%। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? अगर हमने कोई नई एसेट, न्यू एसेट परचेज करी और पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर, उसी ईयर में एसेट को खरीदा है और उसी ईयर में उसको यूज भी किया है 180 डेज से कम में, तो उस फर्स्ट ईयर में उस पर हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पर डेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, जैसे 3 महीने के लिए यूज करा तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन, 1 महीने के लिए यूज करा तो 1 महीने, ऐसा नहीं लगता है। या तो पूरा लगता है या आधा लगता है। तो अगर 180 डेज से कम है तो आधा, नहीं तो पूरा। अब इसको ये तो हो गया हाफ या फुल। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे? हम क्या करेंगे, हर साल उसका WDV निकालेंगे, क्लोजिंग जो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बन जाता है। तो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। अगर प्रीवियस ईयर 23-4 है, 23-24 है, तो फर्स्ट डेट का ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा, उसमें ऐड कर देंगे। जो जो इस ब्लॉक की से रिलेटेड हमने एसेट परचेज किए हैं वो सब ऐड हो जाएंगे। जो जो सेल करी है उनका सेलिंग प्राइस, सेल करी है उनका सेलिंग प्राइस लेस हो जाएगा, नेट आफ्टर सेलिंग एक्सपेंसेस। क्लोजिंग WDV आ जाएगा, उस पर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग WDV आ जाएगा। ऐसे एवरी ईयर चलता रहेगा। इसमें कोई डाउट है? अब यह है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50 वो कैसे निकलेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों लिखा है? क्योंकि जो भी डेप्रिशिएबल एसेट है अगर उनको हम ट्रांसफर करेंगे तो उस पर हमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होगा। उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि वो एसेट हमारी 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है या 1 साल पुरानी है। हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा उसके ऊपर क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकालते हैं, चाहे 10 साल पुरानी एसेट है चाहे 20 साल पुरानी। लेकिन दो ही सिचुएशन में हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, दो ही सिचुएशन में। वो सिचुएशन क्या है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे ओपनिंग WDV है हमारे पास असेट है A 50,000, हमने न्यू असेट खरीदी B 20,000, और हमने एक पुरानी एसेट A सेल आउट कर दी 80,000। अब क्लोजिंग WDV क्या होगी? -10,000। अब माइनस में तो कोई एसेट की वैल्यू आ नहीं सकती है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? नील। और ये जो माइनस आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा था, दोनों को मिलाकर उससे ज्यादा था, तो 10,000 का प्रॉफिट आ गया। इसलिए यहां लिखा है अगर क्लोजिंग WDV नेगेटिव आ जाए। तो क्लोजिंग WDV नेगेटिव तभी आएगी जब सेलिंग प्राइस ओपनिंग प्लस न्यू एसेट से ज्यादा हो। दूसरा क्या सिचुएशन हो सकता है? ये तो क्लोजिंग WDV नेगेटिव आएगी तो प्रॉफिट ही आएगा, ये तो प्रॉफिट का ही केस है, लॉस तो हो नहीं सकता। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि सारी की सारी एसेट बेच दी जाए। मान लिया हमारे पास ओपनिंग एसेट A है 50,000, एक एसेट और खरीद ली 20,000,
अब हमने ए और बी दोनों ही बेच दी। अब चाहे ये 40,000 की बेची, चाहे 80,000 की बेची, कुछ भी करा, दोनों ही एसेट बेच दी। अब दोनों एसेट बेच दी तो हमारे पास एसेट तो कोई है ही नहीं। जब कोई एसेट ही नहीं है तो उसकी वैल्यू कुछ हो ही नहीं सकती। तो चाहे ये पॉजिटिव आ रही है 50 + 20 70 - 40 30 पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, हम वैल्यू नील करेंगे, क्योंकि जब कोई एसेट ही नहीं है तो वैल्यू किस चीज की। और इन दोनों ही सिचुएशन में, चाहे पहला वाला सिचुएशन था नेगेटिव आ रहा है, चाहे दूसरा, हमारा डेप्रिसिएशन नील हो जाएगा और अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी भी नील हो जाएगा और हमें कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। तो सारी की सारी एसेट बेच दी जाए तो भी हमारा कैपिटल गेन निकलेगा, और अगर नेगेटिव आ जाए तो भी कैपिटल गेन निकलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हमारी कोई एसेट खराब हो जाती है और इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो इंश्योरेंस क्लेम को सेलिंग प्राइस की तरह ट्रीट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। Concept where there are many assets in the block and assets are destroyed, lost, leading to compensation from insurance company in terms of any other similar asset. मान लिया आपकी कोई एसेट खराब हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने दूसरी वैसी एसेट दे दी। The respective Supreme Court decided that what is to be reduced from the block of asset is the money amount and not the monetary value of the asset which has been given to the assessee. Therefore, if insurance company gives any asset to the assessee as a compensation, then it is not monetary value is to be reduced from the, तो ये कोई monetary value तो है नहीं, तो कुछ भी माइनस प्लस नहीं हो। डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा गुडविल पर, लेकिन पहले लगता था, 2021 से मना कर दिया। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है, तो जो भी इंटेंजिबल एसेट आ रही थी 2021 को 1 अप्रैल को, उसमें पुरानी गुडविल को हटा दिया और नई गुडविल तो आती नहीं है। समझ में आ रहा है? तो गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो अलग अलग केस है, मान लिया एक ही एसेट थी, इंटेंजिबल एसेट में केवल गुडविल, तो हमारा डेप्रिसिएशन हटेगा ही नहीं और लगेगा ही नहीं है, तो बहुत ही सिंपल बात है, उसे हटा दिया। अगर मान लिया हमारे पास और भी एसेट है, गुडविल भी है, तो हम मानेंगे गुडविल को अलग से कैलकुलेट करेंगे कि ये इकलौती एसेट होती तो क्या वैल्यू आती इसकी 1 अप्रैल को, और वो वैल्यू हम हटा देते। हम क्या करते, 1 अप्रैल 20 को हम पता लगाते कि इकलौती एसेट होती तो क्या आती है और उसे हटा देते, तो ये पुरानी चीज है, ये हट चुकी होगी अब तक, इस साल तो आएगी नहीं। बाई चांस हमसे पूछ लिया जाए तो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये उस ईयर के लिए नया था जब हमारा चेंज आया। अब हम बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर। तो जो हमारा नया प्लांट एंड मशीनरी होता है उसके ऊपर 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है फर्स्ट ईयर के लिए, अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी है, क्या कि हमारी एसेट नई होनी चाहिए, इससे पहले किसी और ने इस्तेमाल ना किया हो, इस एसेट को आप बेचेंगे नहीं, तो बहुत सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो आपका बिजनेस किस चीज का, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का होना चाहिए, है ना, और आप नया प्लांट एंड मशीनरी पर ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, वो भी एक ही बार मिलेगा। कुछ सिचुएशन पे डेप्रिसिएशन एडिशनल नहीं मिलेगा, जैसे शिप्स और एयरक्राफ्ट अगर आपने खरीदी है तो उस पर नहीं मिलेगा। अगर कोई यूज हो चुकी है एसेट तो उस पर नहीं मिलेगा, चाहे इंडिया में यूज हुई है चाहे इंडिया के बाहर यूज हुई है। अगर आपने ऑफिस में रेजिडेंशियल एरिया में कुछ प्लांट एंड मशीनरी को लगाया तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री में लगना चाहिए। ठीक है, अगर किसी पर 100% डेप्रिसिएशन पहले से ही मिलता है तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्डिंग फर्नीचर पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ नेसेसिटी एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तभी ये मिलेगा, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा, न्यू करंट एग्जिस्टिंग जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है 20% डेप्रिसिएशन है, बट अगर 180 डेज से कम के लिए एसेट का यूज हुआ है तो हाफ मतलब 10% ही एडिशनल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगा। ये क्लियर है? एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, जितने में आपने एसेट को खरीदा है वो एसेट आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने 10,000 से ज्यादा एक दिन में कैश पेमेंट या अदरवाइज देन
अकाउंट पे ही चेक या ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहा है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है। अगर आपका बिजनेस बिक गया है, किसी ने आपका बिजनेस को खरीद लिया है और ड्यूरिंग द ईयर किया है, तो हम डेज देखेंगे, कितने डेज तक आपके पास रहा ये बिजनेस, कितने डेज के लिए उसके पास रहा, और प्रो राटा बेसिस पर हम इस डेप्रिसिएशन को अलाउ करें। ठीक है। पहले हम ये मानेंगे डेप्रिसिएशन आपका ही है और हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। जो असेट पुरानी है उस पर पूरे साल में देखेंगे कितने दिन आपके पास रहा बिजनेस, कितने दिन नए वाले के पास। अगर कोई न्यू असेट खरीदी है साल के दौरान, तो जिस दिन खरीदी है उस दिन से देखेंगे कितने दिन आपके पास, कितने दिन नए बिजनेस, रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है। पावर जनरेटिंग कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उनके लिए ऑप्शन है, वो चाहे तो स्ट्रेट लाइन बेसिस भी ले सकते हैं, चाहे तो WDV मेथड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर एक बार को कोई मेथड अपनाएंगे तो उसको हर साल वही अपना सकते हैं, फिर वो स्विच नहीं कर सकते हैं दूसरे मेथड। ये मेथड कुछ अलग टाइप से होता है। कैसे? स्ट्रेट लाइन के हिसाब से होगा, यहाँ हर एक असेट को अलग हिसाब लगाना पड़ेगा, ब्लॉक वाला सिस्टम नहीं लगेगा जो अभी अभी हमने सीखा और बात करी। इसमें क्या है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, जब भी हम असेट को सेल करेंगे तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये होता है लॉस ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट को क्या बोलते हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को क्या बोलते हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। जैसे WDV है 50,000, सेलिंग प्राइस है 30,000, तो लॉस हो गया ना, कितने का, 20,000 का। इस लॉस को क्या बोलते हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और ये अलाउड हो जाता है एज ए एक्सपेंस, आप खर्चे में लिख सकते हैं, एज पर PGBP आप इस खर्चे को लिख सकते हैं। सेकेंड वन इज बैलेंसिंग चार्ज, ये प्रॉफिट होता है। कैसे? मान लिया WDV है 50,000 और आपका सेलिंग प्राइस है 60,000, तो 10,000 का जो प्रॉफिट है वो क्या है, बैलेंसिंग चार्ज, और ये क्या है, प्रॉफिट है, तो ये बिजनेस की इनकम माना जाता है। ठीक है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा ना, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से भी ज्यादा है तो कॉस्ट तक का प्रॉफिट बैलेंसिंग चार्ज होगा और उससे ऊपर का प्रॉफिट कैपिटल गेन होगा। कैसे, वो भी मैं बता देता हूं, मैं पूरा एग्जांपल देकर बताता हूं। मान लिया कॉस्ट है 80,000, डेप्रिसिएशन लगते लगते WDV रह गई 50,000। अब मान लिया सेलिंग प्राइस 40 है, WDV से भी कम है, तो 10,000 का लॉस है, जिसे हमने क्या बोला, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। मान लिया सेलिंग प्राइस यहाँ कहीं है, मान लिया 60,000, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया बैलेंसिंग चार्ज। लेकिन अगर हमारा सेलिंग प्राइस 90,000 है, तो ये तो पूरा 30,000 बैलेंसिंग चार्ज है ही, PGBP की इनकम भी है, लेकिन 30,000 बस, ये जो 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा है ये कैपिटल गेन है, बात में आती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अगर हमारा डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा सेट ऑफ, क्योंकि PGBP कहता है कि डेप्रिसिएशन की वजह से आपको लॉस नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मान लिया 1 लाख है और डेप्रिसिएशन 3 लाख है, तो ये कहते हैं 3 लाख मत लिखो, आप बस 1 लाख ही लिखो, और ये जो 2 लाख का डेप्रिसिएशन है इसको कहीं और से सेट ऑफ करो, तो वो हम पढ़ रहे हैं क्या होता है। तो यहां लिखा है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अगर हमारे बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो क्या करना है, पहले तो हम अपने बिजनेस से सेट ऑफ करेंगे। अगर अपने बिजनेस से सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो हम दूसरी और इनकम देखेंगे, लेकिन कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, इनकम फ्रॉम हाउस सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। बाकी आप हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इन दोनों से सेट ऑफ कर सकते हो, इवन अपने दूसरे बिजनेस से भी सेट ऑफ कर सकते हो। वो तो पहली बात हो गई, दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ कर लो।
आप सबसे पहले सेम बिजनेस से करो, सेम बिजनेस नहीं है तो अदर बिजनेस से करो, अदर बिजनेस नहीं है तो कैजुअल इनकम और सैलरी को छोड़कर बाकी अदर हेड हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन से सेट ऑफ करो। इससे भी नहीं हो रहा है तो इसे हम अनएब्सॉर्ब्ड एप्रिसिएशन बोलते हैं, और इसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो, और इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट पीरियड के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लॉस हो गया है, ये तो डेप्रिसिएशन है, अगर वैसे लॉस हो गया है तो लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, लेकिन इसको आप अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको आने वाले सबसे पहले क्या करना है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करना, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद भी प्रॉफिट बचा है, पुराने साल का कोई लॉस है तो पहले उसे करो क्योंकि उसका टाइम लिमिटेड है 8 साल का, और फिर उसके बाद में ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ। तो सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ ये सब दे रखा है। इसके बाद आता है सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च पर चाहे रेवेन्यू नेचर हो, चाहे कैपिटल नेचर हो, चाहे डोनेशन हो, एवरीथिंग इज अलाउड 100%। आप कुछ भी खर्चा करेंगे 100% अलाउड होगा। असेसी खुद कर रहा है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस कर रहा है, 100% अलाउड है। इवन अगर वो बिजनेस शुरू करने से पहले भी खर्च कर रहा है तो 3 साल पहले तक का खर्चा भी अलाउड है। उस साल जब पहला साल होगा ना, उस साल अलाउड हो जाएगा आप 3 साल तक का खर्चा। ठीक है, कैपिटल नेचर भी 100% अलाउड है बिजनेस शुरू होने के बाद, और बिजनेस शुरू होने से पहले भी 3 साल का खर्चा आपको 100% अलाउड है। ठीक है, मतलब दोनों ही 100% अलाउड है। अगर आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस क्योंकि हैवी होता है, अब कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस मान लिया ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो जैसे अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हमने आगे आने वाले ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया, ऐसे ये भी उसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड होता है। पहले आप अदर बिजनेस से सेट ऑफ करिए, अदर इनकम से करिए, नहीं तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करिए और उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहिए इनफाइनाइट पीरियड तक। अगर आप किसी को डोनेशन देते हैं तो भी 100% आपको अलाउड है। अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को, आपके बिजनेस से रिलेटेड है नहीं है, आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं, आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको 100% खर्चा अलाउड हो रहा है, इवन कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मान लिया 1 करोड़ रुपए की एसेट खरीदी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो 1 करोड़ तो पूरे खर्चा पीएनएल में डाल दोगे आप, तो आपको अलग से डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सब ये लिखा है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये खर्चे कब मिलेंगे, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि नया डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में इन खर्चों को कम करा है कि हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अलाउ नहीं करेंगे। तो अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आप खुद रिवेन्यू या कैपिटल नेचर खर्चा कर रहे हैं तो अलाउड है, किसी और को आउटसाइडर को दे रहे हैं तो नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। पुराने वाले में सब अलाउड है। इसका मतलब नया वाला कहता है खुद खर्चा करोगे तो अलाउड है, बाहर किसी को डोनेशन दोगे तो अलाउड नहीं। ये बात भी समझ में आती है आपको? अगर आप नेशनल लेबोरेटरी को या यूनिवर्सिटी या आईआईटी को देते हैं तो 100% पेमेंट पर अलाउड है। ठीक है, एक सेक्शन 80 है, 80 सी से 80 यू तक हमारी अलग से चैप्टर है डिडक्शन के, तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 80 डबल जी ए में डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट। ये क्यों मैं बता रहा हूं, मान लिया आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है ना, आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है और आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी को डोनेशन दे रहे हैं, तो पीजीबीपी है ही नहीं, तो कैसे डिडक्शन मिलेगी 80 डबल जी ए में। लेकिन ये भी ओल्ड में ही मिलता है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। अब क्या होगा अगर आप साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट को बेचोगे, तो उसमें तो 100% का डेप्रिसिएशन पहले ही अलाउ हो चुका है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 0।
अब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किसी और पर्पस के लिए यूज किया या सीधा बेच दिया। मान लिया आपने उसे सीधा बेच दिया विदाउट यूजिंग इट फॉर एनी अदर पर्पस, तो उसकी वैल्यू क्या है? 0। तो जितना बेचा सारा ही प्रॉफिट, समझ रहे हो? लेकिन इसमें भी बात क्या ध्यान रखनी है, मान लिया आपने 10,000 रुपए की, मान लिया आपने 10,000 रुपए की एसेट खरीदी थी, तो आपको डिडक्शन कितनी मिली थी? 10,000 की पूरी, और इसके WDV क्या हो गए? नील। अब सेलिंग प्राइस अप टू 10,000, मान लिया सेलिंग प्राइस 4,000 है, तो क्या है? बिजनेस इनकम, PGBP इनकम। क्योंकि पहले जैसे बिल्कुल आप मानो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जैसा, जैसे उनका बैलेंसिंग चार्ज होता था अप टू द कॉस्ट, तो ये क्या? PGBP इनकम। लेकिन अगर आपने इसे कहीं 12,000 में बेच दिया तो 10,000 ही तो बिजनेस की इनकम होगी, 2,000 तो कैपिटल गेन हो जाएगा। समझ में आती है बात? लेकिन अगर आपने इसे बिजनेस के लिए यूज करा है पहले, मतलब जिसमें बेनिफिशियल लगा वो जानबूझ के बोल दिया हमने तो बिजनेस के लिए यूज करा है, तो आपको याद है ना ब्लॉक ऑफ एसेट, ओपनिंग WDV प्लस न्यू एसेट परचेज्ड माइनस सेल। तो न्यू एसेट परचेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड में ऐड हो जाएगी जीरो वैल्यू पर, तो ये ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट बन जाएगी। फिर ब्लॉक ऑफ एसेट के हिसाब से सेलिंग प्राइस माइनस होगा वहां, तो अगर आपने बिजनेस के लिए यूज करा तो ये वहां पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, या तो बिना बिजनेस के यूज करके बेचने या यूज करके। यूज करेंगे तो नॉर्मल एसेट की तरह उसमें ऐड हो जाएगी जीरो प्राइस, फिर जब भी बेचोगे उसका सेलिंग प्राइस माइनस। ठीक है, इसके बाद स्पेशल छूट मिली सेक्शन 35 AD के स्पेशल बिजनेसेस को। गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ टाइप के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये बोला कि इन टाइप के बिजनेस इंडिया में बहुत ज्यादा है नहीं, तो इनको बहुत ज्यादा प्रमोट करने के लिए इनसे कहा कि आपके सारे खर्चे प्रॉफिट सब माफ कर देंगे। तो उनको बिजनेस कौन कौन से हैं? इन सर्टेन बिजनेस एसएससी को अलाउड है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर भी P&L में डालना अलाउड है एज पर द बिजनेस प्रोफेशन। जब आप प्रॉफिट निकालोगे ना तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को भी आप P&L में डाल दो, अगर आपका बिजनेस क्या है स्पेसिफाइड। जैसे कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च को आप P&L में डाल सकते हो, ऐसे ये भी। कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की 100 बेड का हॉस्पिटल, हाउसिंग प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट, हनी बी का बिजनेस है, सेमीकंडक्टर बिजनेस, तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो इंडिया में नहीं थे। तो उनसे कहा आप सबका, अब हमें पता है कि मैं कोई भी कैपिटल नेचर खर्चा करूंगा सब P&L में डाल दूंगा तो इनकम टैक्स से तो मैं बच ही जाऊंगा। लेकिन इसमें जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है उसमें तीन चीजों की मनाही है। आप लैंड को परचेज करेंगे तो वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर आप P&L में नहीं लिख सकते हैं, गुडविल नहीं लिख सकते हैं, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं लिख सकते हैं। 10,000 से ऊपर का पेमेंट है तो आपको कैश में पेमेंट नहीं करना। ठीक है, आप इन असेट को 8 साल तक बेचेंगे नहीं, 8 साल तक आप अपने बिजनेस के लिए कम से कम इस्तेमाल करें, और ये भी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा, पुराने में मिलेगा, पुराने में जाना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने एसेट को क्लेम कर लिया है इस बिजनेस में तो उसको डेप्रीशिएशन में अलग से नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने पहले ही यहाँ पर 100% डिडक्शन ले लिया। ठीक है, सेक्शन 35D क्या कहता है, अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं तो उन्हें 1/5 एवरी ईयर 5 ईयर तक आप राइट ऑफ करते रहिए। ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं ये आपके जितने भी हैं सारे अलाउड नहीं है। इन्होंने कहा एक्चुअल एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसका 5%, या कैपिटल एम्प्लॉयड है अगर इंडियन कंपनी है इस केस में ये ऑप्शन है 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। तो इन दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू है वो देखेंगे। मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लिया हमारा प्रोजेक्ट 100 रुपए का है तो उसका 5% 5 रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमारी 200 की है तो उसका 5% 10 रुपए, और एक्चुअल खर्चा 8 रुपया है। तो 10 और 5 जो भी ज्यादा है तो 10 रुपए, 10 रुपए और 8 रुपए जो भी कम है तो 8। तो इसको 1/5 करेंगे और ये 5 ईयर तक आपको मिलता रहेगा।
5 ईयर के बाद मिलना बंद हो जाएगा। VRS अगर हमने अपने एम्प्लॉयज को दिया है तो वो भी 1/5 एवरी ईयर, 5 इंस्टॉलमेंट में 1/5 एवरी ईयर 5 ईयर्स तक मिलेगा। इसके अलावा और भी है कुछ डिडक्शन, जैसे मान लिया हमारा बिजनेस में स्टॉक का, आपके बिजनेस में स्टॉक है, उसका आपने इंश्योरेंस कराया तो बिजनेस का खर्चा है, कैटल यूज होती है उसका इंश्योरेंस कराया है, हमने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, कमीशन बोनस दिया है, लेकिन ये एक्चुअल कैश पेमेंट पे ही अलाउड होता है खर्च। लोन लिया आपने, है ना, लोन लिया है तो वो भी अलाउड है। अगर आपने किसी एसेट को खरीदने से रिलेटेड लिया है तो एक बात ध्यान रखिए, जब तक एसेट बन के तैयार नहीं हो जाती है, जब तक इंटरेस्ट ऑन लोन उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा। एसेट एक बार बन के तैयार हो जाती है तो खर्चे के रूप में मिलेगा रेवेन्यू ने। आपको पता है डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? आपने जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया, मान लिया आज 1000 रुपए वाला बॉन्ड 600 में, है ना, और आपके 6 साल बाद इसकी एक्सपायरी आएगी और आज आपने 600 लिया है, 6 साल बाद 1000 रुपए वापस करेंगे, बीच में कुछ नहीं देंगे, ये जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, मतलब नो इंटरेस्ट। अब क्या करा आपने, 600 रुपए के बदले में 1000 दिए, 6 साल बाद असल में हमने 6 साल बाद 400 रुपए इकट्ठा इंटरेस्ट दे दिया, तो मुझे प्रोराटा मतलब टाइम के हिसाब से बांटेंगे, वो खर्चा अलाउड हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ वगैरह में अलाउड हो जाएगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अलाउ हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सब बनने की है। ये क्या है, पहले क्या होता था, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है पीएफ वगैरह में, एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता था और ये जमा नहीं कराता था, अपनी जेब में डाल लेता था। तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने क्या कहा, जैसे ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करेगा तो पीएनएल में इनकम में डाल दिया जाएगा। जैसे ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करेगा उसकी इनकम में जुड़ जाएगा, और जब वो जमा कराएगा तो एक्सपेंसेस में आ जाएगा, इसीलिए जब जमा कराएगा तो खर्चे में आएगा। ठीक है, कोई एनिमल्स का यूज होता है, डेड है एनिमल या परमानेंट यूजलेस है तो वो भी अलाउड है खर्चा। बेड डेट्स अलाउड है बट प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अलाउड नहीं है। प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग फॉर कंपनी, कंपनी अगर असेसी है तो प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अलाउड है। रेवेन्यू नेचर 100%, कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 ईयर 1/5 एवरी ईयर। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर बिजनेस से रिलेटेड है, और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी मतलब आपका फाइनेंसिंग कंपनी है उस सिचुएशन। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 37, जो कहता है कि सारे खर्चे अलाउड है प्रोवाइडेड बिजनेस से रिलेटेड है, रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर नहीं है, पर्सनल नेचर नहीं है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, लीगल खर्चे इलीगल नहीं है, स्पेशली मना नहीं कर रखे हैं, सारे खर्चे अलाउड है। ठीक है, सारे खर्चे अलाउड है, ये जनरल डिडक्शन है। ठीक है, कुछ एग्जांपल है, जैसे आपने डायरी बांटी है बिजनेस में, प्रिंटेड डायरी कैलेंडर बांटे हैं, अलाउड है ना। आपने ट्रेवलिंग करा बिजनेस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, अलाउड है। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है, अलाउड है। अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा करा, अलाउड है। आपने बिजनेस में कुछ मुहूर्त का खर्चा किया है, अब मुहूर्त पर क्या करते हैं, आप पार्टी करते हैं और सब लोगों को बुलाते हैं, उसमें सेल काफी होती है, लोगों को हमारे बारे में पता चलता है, अलाउड है। दिवाली पर पूजा वगैरह करी है, गिफ्ट बांटे हैं, बोनस दिया है, अलाउड है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपने ऑडिट फीस दिया, अलाउड है। तो सारे ये नॉर्मल खर्चे हैं, बिजनेस से रिलेटेड है, सब अलाउड है। कंडीशन मैंने बता दी आपको, रेवेन्यू नेचर होना चाहिए, कैपिटल नेचर नहीं होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, है ना, पर्सनल नेचर नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, स्पेशली मना ना कर रखा हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो और कोई पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड ना हो, सभी अलाउड है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इन एडमिसिबल डिडक्शन, मतलब जो खर्चे अलाउड नहीं है। अभी हमने क्या देखा, जो जो खर्चे अलाउड है सेक्शन 30 से 37, फिर हम देखेंगे कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं है, कौन सी इनकम अलाउड है, कौन सी इनकम अलाउड नहीं है, टैक्स ऑडिट क्या होता है, कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।